नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। महंगाई के इस दौर में जहां एक कप चाय के लिए भी आदमी को 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं टोंक जिले के सीएमएचओ कार्यालय में एक 4th क्लास का कर्मचारी पिछले 24 साल से महज 2.5 रुपए रोज पर नौकरी कर रहा है। चौंक गए ना? चौंकना लाजमी भी है। देश भर में आपको इतनी कम सैलरी पर काम करने वाला व्यक्ति शायद ही कहीं मिले, लेकिन टोंक के दूल्हे मियां पिछले 24 साल से सिर्फ 2.5 रुपए रोजाना यानी 75 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर काम करने को मजबूर है। दूल्हे मियां बताते हैं कि साल 1958 में उन्हें पार्ट टाइम के रूप में सरकारी विभाग में रखा गया। वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगा रखा है। वो ना तो ठेका प्रथा के तहत कार्यरत हैं और ना ही उन्हें संविदा में माना जा रहा है। उनके साथ और उनके बाद आने वाले कार्मिक नियमित हो गए, उनको उससे काफी ज्यादा वेतन मिल रहा है। टोंक की एक रेप पीड़िता ने तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना पीपलू थाना इलाके की है। पीड़िता को इलाज के लिए सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति के परिचित ने ही उसके साथ रेप किया, जिसको लेकर उसने पीपलू थाने में केस दर्ज कराया था, लेकिन अब उस पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही पैसे और जमीन को लेकर दर्ज हुए मामले को रफा दफा करने की बात भी की जा रही है, जिसके बाद उसने कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की। साले देर से बोलते भाई पकड़ लेंगे। बयान कराया, आपने मेडिकल कराया? आओ। आरोपी क्या कहता है? आरोपी ऐसे कहता है भाई पैसे ले लो। क्या यह आ रही है कि समाज में हम क्या मुँह दिखाएंगे? हाँ, हमारे साथ इस तरह हो चुका है, लोग बाग क्या कहेंगे? इस तरह का दिमाग में टेंशन पैदा हो रहा है। भाई घर वाले सारे इस तरह बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट क्या चाहते हो आप? बस न्याय चाहते हैं सर। नौतपा गुजर जाने के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन इस भीषण गर्मी में जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल जवाहर चिकित्सालय में गर्मी से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ कूलर बंद पड़े हैं तो कुछ खराब हैं। वहीं कुछ कूलरों में पानी भरने की उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि पेयजल की व्यवस्था भी बदहाल है। अस्पताल के मुख्य परिसर में इकलौता प्याऊ है, लेकिन वो भी बंद पड़ा है, जबकि पार्किंग एरिया में जो प्याऊ है उसमें पानी नहीं है। ऐसे में अगर अस्पताल आने वाले मरीज या उसके तीमारदार को प्यास लगे तो पानी की बोतल खरीद कर ही प्यास बुझानी होगी। बीकानेर में जल संकट बरकरार है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। पानी की कमी के चलते बीकानेर शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के मुताबिक सांडू खेड़ा में स्थित पेयजल विभाग के कार्यालय पर वाल्मीकि बस्ती की महिलाएं बच्चों सहित पहुंची और पानी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने मटका फोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। वहीं कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर भी चढ़ गईं। महिलाओं के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने के फौरन बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर महिलाओं को नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व भी वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। महिलाओं का आरोप है कि शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई नहीं हो रहा, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आक्रोशित महिलाओं ने सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध न होने पर आगे भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। लपटों की विनाश लीला। तस्वीरें अलवर की है। रीको औद्योगिक इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में प्लाईबोर्ड बनाया जाता है, इसलिए थोड़ी ही देर में आग चारों ओर फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए नीमराणा बहरोड की 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद लपलपाती लपटों पर काबू पाया। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग कर झूठे मामले दर्ज होने शुरू हो जाएं, तो ये न केवल पुलिस के लिए बल्कि समाज के लिए भी चिंताजनक हो जाता है। लेकिन अब चुरू एसपी दिगंत आनंद ने जिले में झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाले लोगों को सजा दिलवाने का काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चुरू के पुलिस थानों में अब झूठे मामले दर्ज करवाने वाले लोगों की खैर नहीं है। चुरू एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि पुलिस को कई लोग टूल की तरह काम लेकर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। वर्ष 2019, 2020 और 2021 में महिला अपराध, मारपीट और SC/ST में 2054 झूठे मामले दर्ज करवाए गए हैं। बिगड़ती हालत को देखकर चूरू पुलिस ने झूठे मामले दर्ज करवाने वाले 112 लोगों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। 4 लोगों को कोर्ट ने सजा भी सुनाई है। पुलिस की तरफ से इस्तगासे कोर्ट में दायर किए गए हैं। सभी में ट्रायल शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और एज ऑन डेट हमारा जो अभी सफलता का आंकड़ा है उसमें 112 इस्तगासे पूरे जिले में झूठे मामलों में कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। राजसमंद जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साकार स्वप्नम अभियान के तहत चारभुजा थाना पुलिस ने 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इन्हें अब बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा, जहां इनके पुनर्वास और शिक्षा मुहैया कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उधर चारभुजा थाना पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ बाल श्रम करवाने का केस दर्ज किया है। चारभुजा थानाधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित होटल ढाबों की तलाशी ली तो बालाजी होटल अमरतिया के पास स्थित एक ईंट भट्टे में 3 लड़कियां और 2 लड़के मजदूरी करते पाए गए। इस पर पुलिस ने उदयपुर निवासी मुकेश ओड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं सभी रेस्क्यू किए गए बालकों को बाल कल्याण समिति राजसमंद के समक्ष पेश किया। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साइबर सेल की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। शायद ही ऐसा कोई केस होगा जहां साइबर सेल के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिर अपराधियों की धरपकड़ के लिए मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और फोन सर्विलांस, सबके लिए साइबर सेल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अपराधों पर नियंत्रण पाने और होने वाले अपराधों का शीघ्र खुलासा करने के लिए साइबर सेल का मजबूत होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर थाना खोला जा रहा है। दौसा में भी साइबर थाना खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्तीय स्वीकृति आने के बाद साइबर थाने का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अब साइबर सेल के पुलिस कर्मियों को सरकारी मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले पुलिस वालों के निजी मोबाइल फोन में साइबर सेल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां होती थीं, जिसके गुम होने या पुलिस कर्मी के छुट्टी पर जाने से कामकाज खासा प्रभावित होता था। विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी अब बड़े स्तर पर संगठनात्मक नियुक्तियां करने जा रही है, जिसमें लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों कार्यकर्ता एडजस्ट होंगे। जानकारी के अनुसार जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकारिणियों का गठन होने जा रहा है। इन कार्यकारिणियों में लाखों कार्यकर्ताओं को पद मिलेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से इन नियुक्तियों की बाट जो रहे हैं। बार बार नियुक्तियों को लेकर कवायद शुरू हुई और हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब कांग्रेस ने इन नियुक्तियों का खाका तैयार किया है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 2022 से पहले ये सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर गठित होने वाली कार्यकारिणियों में करीब 6 लाख कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। अगर अगले जन्म में आपको गधे की योनि में जन्म नहीं लेना है तो गौतमेश्वर महादेव आकर यहाँ बने गधा लोट में लोट लगानी होगी। सैकड़ों सालों से चली आ रही इस मान्यता के प्रति श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी कम नहीं हुआ है। इस आस्था का आलम यह है कि आज भी महर्षि गौतम की तपोस्थली कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु यहाँ गधा लोट में लोट लगाना नहीं भूलते। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि गधा लोट में लोट लगाने से उन्हें आने वाले जन्मों में मिलने वाली गधे की योनि से तो मुक्ति मिलेगी ही,
साथ ही शरीर के कई दर्द से भी निजात मिलेगी। कहा जाता है इस पे लौटने से गधे की योनि से मुक्ति मिलती है, अगले जन्म में गधे की योनि नहीं आती है और पीठ दर्द वगैरह आदि से राहत मिलती है। मेवाड़, वागड़, मालवा और गुजरात के आदिवासियों के हरिद्वार के नाम से विख्यात गौतमेश्वर महादेव के प्रति आमजन की भी विशेष आस्था है। श्रद्धालुओं का मानना है कि गधा लोट में परिक्रमा करने से जहां उन्हें आने वाले जन्मों में गधे की योनि से मुक्ति मिलेगी, वहीं उनकी मांगी हुई सभी मन्नतें भी पूरी होंगी। इसी के चलते आज भी कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यहां दर्शन करने आते हैं। ये वो सारंगी है जो किसी जमाने में राजा महाराजाओं के महलों की शान हुआ करती थी, लेकिन आज यह वाद्य यंत्र लुप्त होने की कगार पर है। जी हाँ, आधुनिकता के इस दौर में धीरे धीरे पुराने वाद्य यंत्र इतिहास के पन्नों में सिमटते जा रहे हैं। सारंगी, जिसे राजस्थान में रोणथा भी कहा जाता है, वह भी इसी कैटेगरी में है और इसकी वजह युवाओं का पाश्चात्य संगीत की तरफ रुझान होना है। इन कलाकारों के प्रति सरकार की बेरुखी और अनदेखी भी इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। अब बहुत कम सारंगी वादक बचे हुए हैं। ऐसे में चंबा मुख्यालय में राजस्थान के श्री गंगानगर से आए सुरजीत राम अपनी सारंगी की धुनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अपनी आजीविका का साधन सारंगी को बनाए सुरजीत राम चंबा के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का मनोरंजन कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर वैश्विक पहचान रखने वाले मेरठ की जेल में बंद कैदी भी आत्मनिर्भरता की किक मारते नजर आ रहे हैं। मेरठ का चौधरी चरण सिंह जिला कारागार प्रदेश की इकलौती जेल है जहां स्पोर्ट्स गुड्स बनाए जाते हैं। यहां का बना हुआ खेल उत्पाद आम लोगों को बिक्री के लिए बाजार पहुंचाया जाता है। आमतौर पर स्पोर्ट्स सिटी मेरठ के बने हुए खेल उत्पाद वैश्विक पटल पर अपनी धाक रखते हैं। यहाँ के बने हुए बैट, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन रैकेट और हैमर डिस्कस जैसे खेल प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में अपनी इजारेदारी कायम रखे हुए हैं। शायद यहाँ की माटी का ही असर है कि अब मेरठ जिला जेल के बंदी भी स्पोर्ट्स गुड्स बना रहे हैं। आमतौर पर प्रदेश की ज्यादातर जेलों में बंदी तमाम चीजें सीखते हैं, लेकिन मेरठ का चौधरी चरण सिंह जिला कारागार इकलौती जेल है जहाँ खेल उत्पाद बनते हैं। जेल अधीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि यहाँ हर महीने बंदी तकरीबन 1500 फुटबॉल, वॉलीबॉल बना डालते हैं। उन्होंने बताया कि 12 बंदी फुटबॉल, वॉलीबॉल बनाते हैं, वहीं 30 बंदी स्पोर्ट्स किट बनाने का काम करते हैं। खेल उत्पाद बनाकर इन बंदियों की 4000 तक की कमाई हो जाती है। जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदियों के हाथों बना ये सामान मुख्यालय के आउटलेट में लोगों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पपेटशाला आर्ट्स ग्रुप ने नाटक गुलिवर्स ट्रेवल्स और फ्लाइंग फ्लावर्स प्रस्तुत किया। दोनों नाटकों का मंचन सुबह चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप के प्रतिभागियों के लिए और शाम को आम जनता के लिए किया गया। थिएटर वर्कशॉप के बच्चों ने नाटकों का खूब आनंद लिया और ठहाके लगाए। दोनों नाटक गुलिवर्स ट्रेवल और फ्लाइंग फ्लावर्स का निर्देशन और डिजाइन मोहम्मद शामीम ने किया था। नाटक गुलिवर्स ट्रेवल स्वतंत्रता, दृढ़ संकल्प, शक्ति, साजिश, करुणा, दोस्ती और स्वीकृति की कहानी है। इसी प्रकार से नाटक फ्लाइंग फ्लावर्स एक नॉन वर्बल परफॉर्मेंस है जिसमें एक लड़का अपने दोस्त को कुछ फूल उपहार में देना चाहता है और फूल उसे हिलेरियस इवेंट्स और झगड़ों की मदद से एक जर्नी पर ले जाते हैं। ये है सिरोही के ऊड़ निवासी मुकेश सुआरा। बचपन से कुबड़, इलाज कराने चले तो दोनों पैर और कमर के नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न हो गया, लेकिन जिंदा रहने की जिद बरकरार रही। संघर्ष से इन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान जिंदगी में कुछ करने की ठान ले तो मुश्किलें खुद किनारा हो जाती हैं। दिव्यांगता के बावजूद मुकेश ने हार नहीं मानी और आज मिसाल बनकर उभरे हैं। पेशे से मैकेनिक मुकेश ने अपने काम करने के लिए एक खास तरीके की खाट बनाई है जिस पर बैठकर वो बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं।
खास बात यह है कि मुकेश ने अपने गैरेज में 4 और लोगों को रोजगार भी दे रखा है। मुझे ये उधर उधर जाने के लिए परेशानी हो रही है। अभी मैंने ये बनाई है खाट पे। जी जी। इसकी खाट पे व्हील तो लगाए है, लेकिन थोड़ा उधर उधर लेके जाने के थोड़ी परेशानी रहती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही तरणतालों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे तरणतालों के साथ ही कुओं तालाबों पर नहाकर लोग गर्मी मिटाते देखे जाने लगे हैं। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए आमजन जहां कूलर और एसी की मदद ले रहा है, वहीं गर्मी की छुट्टियों के चलते बच्चों में तैराकी सीखने के प्रति खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। शौक पूरा होने के साथ ही गर्मी से निजात भी मिल जाती है। इसके बारे में जानकारी देते हुए तरणताल के संचालक अनिल सनाडे ने बताया कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते बंद पड़े तरणताल को जिला कलेक्टर के निर्देश पर पिछले महीने प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि ये तरणताल जिले का एकमात्र तरणताल है जिसमें कुशल ट्रेनर स्विमिंग सिखाते हैं। फिलहाल गर्मी की छुट्टियों के चलते बच्चों के साथ महिलाओं और पुरुषों में भी तैराकी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। डांस करने की कोई उम्र नहीं होती, यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। डायबिटीज, अस्थमा और बाईपास सर्जरी झेल चुके डॉक्टर राज धारीवाल पर डांस का ऐसा जुनून सवार है कि देखने वाले दंग रह जाएं। विश्वास न हो तो सोशल सेंसेशन बन चुके डॉक्टर राज के डांस को देख लीजिए। जीवन के 71 बसंत देख चुके शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धारीवाल ने एक रिश्तेदार के शादी समारोह में डांस की ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी कि देखने वाले चकित रह गए। आई एम ए डिस्को डांसर गीत पर उनकी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और खूब पसंद भी किया जा रहा है। डॉक्टर धारीवाल की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, वह डायबिटीज और अस्थमा के पेशेंट हैं, लेकिन डांस के प्रति उनकी दीवानगी पर कोई असर नहीं पड़ता। मिथुन दा और ऋतिक रोशन जैसे थिरकते हैं, वैसे ही 71 साल के डॉक्टर थिरक रहे हैं। नियमित योगा और संयमित लाइफस्टाइल से उन्होंने डिस्को डांस में अपनी पूरी एनर्जी डाल दी। डॉक्टर धारीवाल बचपन से ही डांस के शौकीन रहे हैं। उनका मानना है कि डांस से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित निराला धाम कई वजह से निराला है। यहाँ 200 फीट ऊंचे स्तंभ पर स्थित 51 फीट के हनुमान जी की मूर्ति भक्तों के बीच आस्था का केंद्र है। मूर्ति के कांधे पर श्री राम और लक्ष्मण बैठे हैं। बताया जाता है कि यह मुद्रा तब की है जब अहिरावण राम लक्ष्मण को पाताल ले गया था और केसरी नंदन उन्हें सुरक्षित अपने कांधे पर बैठाकर लाए थे। भगवान के इस विशेष स्वरूप के दर्शनों के लिए भक्त को न प्रसाद लाने की आवश्यकता है, न चढ़ावा चढ़ाने की। बस हनुमान जी के दर्शन के लिए 108 बार जय श्री राम लिखना होता है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी 7 पदाधिकारी और 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति है, लेकिन इसमें कोई मनुष्य नहीं है। हर जिम्मेदारी किसी न किसी देवी देवता के पास है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी अंजनी पुत्र हनुमान और संरक्षक की भूमिका कौशल्या नंदन भगवान श्री राम को दी गई है। इस तरह 11,000 वर्ग फीट में बने निराला धाम में ईश्वरीय सत्ता चलती है। अन्य पदाधिकारियों में सचिव भोलेनाथ, कोषाध्यक्ष कुबेर, सुरक्षा अधिकारी यमराज, लेखा जोखा अधिकारी चित्रगुप्त, वास्तुविद भगवान विश्वकर्मा है। फलों के राजा आम का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। इसे खाने के लिए जी ललचाने लगता है। फिर अगर आम लाल रंग का हो तो क्या बात है। तस्वीरों में दिख रहा ये लाल आम का पेड़ बिहार के कटिहार के बरमसिया मोहल्ले में राजन यादव के घर के आंगन में है, जो आजकल खासी चर्चाओं में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे महंगी आम की प्रजाति जापानी मियाजाकी हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। वहीं अब आम के पेड़ के मालिक अब इसकी सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं, साथ ही इसकी अच्छी देखरेख भी कर रहे हैं। 7 साल पुराने इस पेड़ को
पुष्पा देवी के ससुर ने लगाया था। फिलहाल पिछले कुछ सालों से इस घर का लाल आम पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका स्वाद कुछ दवा की फ्लेवर वाला होता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है।